तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अपनी पाठशाला में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 12 जनवरी को पेपर हुआ है जेई मेंस का, ठीक है। तो शिफ्ट 1 का अपन आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अब देखो, आज मैंने जो क्वेश्चन उठाया वो बहुत इजी क्वेश्चन उठाया है। वो मतलब एक्चुअली जेई मेंस में देने लायक थे ही नहीं, पर पता नहीं जेई मेंस वालों ने इस बार क्या किया है। चाहे वो 9 जनवरी का पेपर हो, चाहे वो 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, मतलब बहुत इजी सवाल डालती हैं। मतलब ऑन एन एवरेज ना 30 में से 17 से 18 क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर देता अगर उसने कोई रेगुलर कोचिंग वगैरह लिए तो। चलो, तो आज हम लोग करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। वो बहुत सारी वेबसाइट्स में, शायद रेजिडेंट्स की वेबसाइट में मिल जाएंगे तुम्हें, वहीं से मैंने उठाई भी एक्चुअली और उसको अपने हिसाब से सॉल्व किया है। तो चलो आज बात करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, let this one and this one are two circles with C1 C2 as their centers and circles intersect at P and Q. Find area of quadrilateral C1 P C2 Q. चलो, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि दो सर्कल दिया हुआ है, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और फिर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उनके सेंटर से अटैच होके, तो उसका एरिया बताना है बस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मान लो एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल ऐसा है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका सेंटर मान लो C1 है, इसका सेंटर मान लो C2 है, ये मान लो P है। तो ये कह रहा है कि इसको ज्वाइन करने पे आप मुझे बताओ कि इस C1 Q C2 P का एरिया क्या है। अब देखो, तरीके हैं, एक क्या है कि एक तो आप कॉमन कॉर्ड निकाल दो और कॉमन कॉर्ड को इस सर्कल या किसी एक भी सर्कल से इंटरसेक्ट करा दो, तो ये दोनों पॉइंट आ जाएगा। अपने को सेंटर दिया हुआ है, यहाँ से सेंटर दिया हुआ है दोनों के, तो अब देखो दोनों के सेंटर्स दिए हुए हैं और ये पॉइंट हम निकालेंगे कॉमन कॉर्ड की मदद से, तो अपना एरिया आ जाएगा, ठीक। एक तरीका, वो एक और तरीका है, अगर तुम ने क्लास की होती इसकी तो तुम्हें पता होता कि हम हमेशा इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है ना, हम चेक करते हैं कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं। अगर ये ऑर्थोगोनल हो गया ना तो ये एक लाइन का आंसर है, समझ रहे हो। चलो देखते हैं। पहले तो ये किस फॉर्म का, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म का ये पूरा अपना भाई साहब बन रहा है। अब g1 क्या है, इस सर्कल की अगर बात करें, सिर्फ इस सर्कल की, तो अपने पास g1 क्या है -1, g f1 क्या है -1 और c क्या है, c1 क्या है -2, g2 क्या है -3, f2 क्या है अगेन -3 एंड c2 इज 14। हमें चेक क्या करना है, ऑर्थोगोनल, वरना फिर बहुत लंबा जाना पड़ेगा। पहले चेक करते हैं, अगर ऑर्थोगोनल हो गया तो यही रुक जाएंगे, वरना अपन लंबा जाएंगे। अब मान लो तो ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, 2g1 g2 ऑर्थोगोनल प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अब ट्राई करके देख लो, ट्वाइस ऑफ g1 g2 क्या है 3, f1 f2 अगेन 3, 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, 14 माइनस 2 12, मतलब ऑर्थोगोनल तो है, खत्म। अब ये क्वेश्चन है एक लाइन का, देखो ऑर्थोगोनल है मतलब इनके टेंजेंट आपस में कितना बना रहे हैं 90, इसको पहले ज्वाइन कर दो। अगर ये 90 बना रहे हैं तो ये क्या होगा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक ये एरिया निकाल दो और इसका डबल कर दो, तो अपना एरिया क्या हो जाएगा, पहले तो ये निकाल, ये क्या R1, ये क्या R2। R1 कैसे निकलेगा, अगर तुम्हें पता हो कि एक सर्कल की इक्वेशन है तो R1 क्या होता है, अपने पास रेडियस होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, R1 क्या होगा अंडर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1। तो यहां से अगर R1 तुम निकालोगे तो आ जाएगा 1 1 2 2 माइनस 4 2। सिमिलरली R2 निकालोगे तो वो आ जाएगा 3 3 9 9 9 18 18 माइनस 14 4 4 2। चलो R2 2 आ गया, तो अपना एरिया क्या हो गया, ये मान लो R1 है, या लो R2 है, तो एरिया क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल C1 C2 P विच इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ 2 इंटू 2, R1 भी 2 है R2 भी 2 है, तो ये 2 कैंसिल, बचा कितना, आंसर हो गया 4
ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई? कितना इजी था ना, मतलब बस सर्कल की जनरल फॉर्म पता होनी थी तुम्हें और तुम्हें ऑर्थोगोनल चेक करना था। अगर ऑर्थोगोनल नहीं चेक करते फिर तो अपन लंबा जाते, तो अपन उस मेथड की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से अपन ऐसे ही करते, वहां पे रहते। तो ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। चलो ठीक है, हो गया। क्या कह रहा है ये? द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 100 तक जाएगा। फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सच दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द सबसेट इज इवन। ठीक है, ये कह रहा है कि ऐसे सबसेट ऑफ ए बताओ, नंबर ऑफ सबसेट बताओ ए के, कि जो सारे सबसेट क्या हो, इवन हो। ठीक है, पहले तुम बताओ, पहले तो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं किसी सेट ए में जिसका एलिमेंट एन हो, एन। ठीक है, क्या होता है 2:n, वेयर एन क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ऐसे बताओ जिसमें सिर्फ इवन वाले हों। तो एक बात बताओ, अगर इवन वाले होंगे तो ऑड वाले नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब सही ना, क्योंकि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ए सच दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इन सबसेट इज इवन। अब प्रोडक्ट अगर इवन आएगा तो जो पहला उस एलिमेंट है वो तो और ये इवन होना चाहिए। मतलब अगर हम पूरे में से वैसे एलिमेंट हटा दें जिसमें ऑड वाले हैं, तो जो बचेगा उसमें इवन नंबर्स होंगे। अब इवन नंबर्स है मतलब उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इवन होगा। तो अपना क्या करेंगे, अपने को रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल माइनस ऑड नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, अब ऑड नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, टोटल क्या है अपना 2:100, क्योंकि 100 एलिमेंट है। ऑड में कितने होंगे, 100 में आते हैं 50, 50 तो ऑड होंगे, तो माइनस 2:50। तो 2:50 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2:50 माइनस 1। ऑप्शन इज, हाँ देखो दो आ गया। ठीक है, डन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, लेट tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल टू π/4, और x कह रहा है ये पॉजिटिव है। चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज, मतलब बेसिकली x की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं कोई सीबीएसई का बच्चा भी मतलब अगर पहली बार क्लास में पढ़ेगा तो भी बना देगा। तो जेईई मेन से पता नहीं क्यों पूछ लिया, पर स्टिल पूछा है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y का। तो पता ही है इसका सॉल्यूशन, तो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अगर यहाँ पे लगाए तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 2 प्लस 2x प्लस 3x मतलब 5x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x मतलब 6x स्क्वायर, ये होगा। इज इक्वल टू कितना दिया, π/4। तो 10 उधर चला जाएगा, क्या होगा 10/4 1। तो बेसिकली इसमें क्या दिया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करने जाओगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये फैक्टराइज हो रहा है 6, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 6x कॉमनली x प्लस 1 माइनस 1, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू -1, 1/6। तो अब कोई बच्चा फटाक से 1/6 और -1 देखेगा तो आंसर क्या मान लेगा 2। लेकिन ये गलत है, पता है क्यों, बोलो क्यों? क्योंकि अपने को जब बोला है कि x पॉजिटिव होना चाहिए तो x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो एक आंसर खत्म हो गया, बचा क्या 1/6। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। समझ में आई बात? चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है ये, देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना, इसलिए वन एक ही वीडियो एडजस्ट कर लिया मैंने, तो तुम भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंड टू π/4 दिस थिंग इज इक्वल टू। अब देखो ये दिया है तो जरूर कुछ पंगा होगा तभी इसने दिया, ऐसे तो देगा नहीं। π/4 डालो, क्या होगा cos π/4 प्लस π/4 cos 90 0। जब डिनोमिनेटर 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अब π/4 ऊपर डालो तो cot π/4 1 माइनस tan π/4 1, तो 1 माइनस 1 0। तो किसका फॉर्मेट बन गया 0/0 का। तो अगर तुमने ये पढ़ा होगा तो पता होगा कि अपन
डायरेक्टली क्या करेंगे इसको, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एल हॉस्पिटल लगा दे या तो अपन एक्सपेंड कर दे। तो देखो एग्जाम है ना, अभी एल हॉस्पिटल लगा के देखते हैं, क्या पता सीधा आंसर आ जाए। अगर एल हॉस्पिटल से नहीं आएगा तो अपन लंबा जाएंगे, सही में ये बात। चलो, तो यूजिंग एल हॉस्पिटल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि 0/0 का फॉर्म आ गया, मतलब जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0/0 ऐसा कुछ फॉर्म आ जाए तो अपन यही यूज करते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या होगा, एल हॉस्पिटल पता है ना क्या होता है, एल हॉस्पिटल में ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं अलग अलग, और फिर से वैल्यू डालते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि अपना आंसर आ जाए। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 cot स्क्वायर एक्स, और कॉट का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, टेन का माइनस सेक स्क्वायर एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, π/4, और इसका फर्दर नहीं, बस इतने। अब फिर से लिमिट डालें, टेंस टू π/4, तो π/4 प्लस π/4 साइन π/2 हो गया ये, हाँ। तो साइन 91 ये हो गया 1। अब देखो ये क्या हो गया, cot π/4 1, ये माइनस ऊपर लिख लें -3 cosec, अच्छा 1/sin स्क्वायर π/4 मतलब 1/3 ऐसा, माइनस 1/cos स्क्वायर, और π/4 है ना 1/होल स्क्वायर, और नीचे तो 1 आ ही गया था -1, तो उसको कोई जिक्र नहीं करेंगे, बस ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही। तो पहले तो माइनस यही प्लस कर दो, देखो माइनस, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत, तो ये माइनस आएगा ही नहीं। अब ये तो 1 हो गया, और ऊपर वाले का आंसर ये हो गया, तो ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली 1/2 है, और जो 2 पर ऊपर चला जाएगा, 3 2 जा 6 + 2, 6 + 2 = 8। तो अपना आंसर क्या हो गया, 8 ऑप्शन। चलो ठीक है, अब अगला सवाल क्या है, ये थोड़ा हौच पौच हो गया, पर ठीक है काम चला लो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, इन एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग देन द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इज, ऐसा कुछ दिया है 6 जो भी है। अब देखो पहले तो एक बात समझ लो कि बिगिनिंग और एंड का मतलब क्या बोल रहा है, तो चलो तुम्हें थोड़ा हाँ याद दिलाते हैं चीजों को, अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है तो। जहां NC0 से कोई भी एक्सपेंशन बिगिन होता है, तुम्हें इतना पता है, और लास्ट वाला क्या होता है, NCN, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है तो ये लास्ट वाला है, ठीक। अब उसी तरह सेकंड क्या होगा, NC1, तो लास्ट सेकंड लास्ट क्या होगा, NCN-1। तो बेसिकली देखो NCR है, तो उसका जो ये RH टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, तो RH टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगा, NCN-R। समझ में आया, लिख लेता हूं, RH बिगिनिंग, RH टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा, ये होगा NCR, ये होगा NCN-R। समझ में आया। अब ये किसके लिए होगा, वही a + b की पावर n के लिए, लेकिन उसमें a और b का भी रोल होगा। तो अपन एक काम करते हैं ना, यहां से a को हटा ही देते हैं ताकि इसका रोल ही खत्म हो जाए। तो अब ये एक्सपेंशन क्या हो जाएगा अपना, उसको 2 1/3 बाहर निकाल लो, तो क्या होगा 2⁻10/3, और अंदर क्या बचेगा 1 + 1/2 × 6⁻1/3 का पावर 1/10 बचा, तो 1 + x आ गया। तो अब इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, अब ये किस फॉर्म में है, ये 1 + x के फॉर्म में है ना, तो 1 + x⁻n का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसी का एक्सपेंशन है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो TR+1 इसका होता है NCR x की पावर r, सही है। अब अपने को क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड। तो हमने देखा कि NCR क्या है, बिगिनिंग का, और NCN क्या है, r क्या है, एंड का। मतलब अब अपने को क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म, तो r इक्वल क्या होगा 4 होगा, तो T5 निकालना है, बेसिकली T5 इक्वल टू क्या होगा, NCR है ना 5 x⁵5, ठीक है, अपॉन, अब हमें क्या चाहिए, फ्रॉम एन चाहिए, तो NCN-R, n कितना है 10, तो 10 कितना है 5 5 और 4, r इक्वल टू 4 है बेसिकली ब्रो, सॉरी आई एम मिस्टेकन है, सही है। T5 मतलब r इक्वल टू 4 होगा तभी तो T4 + 1 5 आएगा, तो NCR मतलब NC4 x⁴, और यहाँ NCN-R होना मतलब बेसिकली क्या बोला, 10 माइनस 6, तो ये 6 आ गया, तो बेसिकली क्या होगा, T7 की बात कर रहा है बेसिकली, तो अपॉन NC6 x⁶ डन।
और ये क्या एन कितना है 10, तो बेसिकली पहले तो ये काट दो, बचा नीचे कितना एक्स स्क्वायर, अब ऊपर कितना 10c4 अपॉन 10c6 और नीचे एक्स स्क्वायर तो है ही, ये तो कट गया ना, क्यों एन, क्योंकि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, तो 10c4 इज इक्वल टू 10c6, 10 - 6 4। अब ये तो बच्चों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बचा क्या, रेशियो क्या आया, इक्वल रेशियो इज इक्वल टू 1/x², और x कितना है ये भाई साहब, तो x से लिख दो 1/2.6 1/3 का स्क्वायर, या 2 to the 4 6 1/3 का स्क्वायर, तो ये चेंज कर सकते हैं आपस में, क्या होगा 6 स्क्वायर का पावर 1/3, तो बेसिकली बोलना चाह रहा है 4 × 36 का पावर 1/3:1। देख लेना जो भी ऑप्शन है वो अपना आंसर होगा, मगर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी है। हाँ चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर ये देखो, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में मैं अगले और 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा, हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन बनाऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आप बोर ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लो,